ये हमारा टारगेट है आज का। इसमें हम नोट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट है डेटाबेस SQLite का। तो एक ही स्क्रीन की एप्लीकेशन बनाइए, मल्टीपल स्क्रीन इसमें नहीं डाले। डेटा लिखा, इसको ऐड कर लिया, ठीक है जी। फिर डेटा लिखा, ऐड कर लिया। अब इसमें से आपने सर्च करना है तो सर्च का ऑप्शन रखा हुआ है हमने, बस सर्च के लिए लाइक ZX सर्च करेंगे तो ये सर्च भी आ गया, ठीक है। ये बस इतना की ये जूम हो सकता है, इससे ज़्यादा फिर नहीं, बेचारे की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी इसमें थीम का थोड़ा सा ऑप्शन रखा है, बस ये 3 काम है, एक ही स्क्रीन है, डन हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसका स्क्रिप्ट ये रहा इधर, ठीक हो गया। अब ये डेटाबेस जो है ये आप इसके साथ नहीं चला सकते, इसके ऊपर या इसके ऊपर, क्योंकि उसे फिजिकल लोकेशन चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए। डेटाबेस को फिजिकल लोकेशन चाहिए जहां पे डेटा स्टोर होना है जाके फिजिकली, ठीक है। तो वो मुझे मोबाइल के ऊपर ही कर सकता था मैं, या मैं यहाँ पे एमुलेटर चलाता। एमुलेटर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोडिंग स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा फिर वो स्लो हो जाती है और सिस्टम हमारा सारा हैंग हो जाता है। अब ये मेरे मोबाइल पे लोड है और मोबाइल से मैंने अपनी स्क्रीन को जो है वो शेयर करवा लिया है यूजिंग अ टोटल कंट्रोल, एक सॉफ्टवेयर है। वो आपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल करना है, मैं दोबारा भी दिखा दूं ताकि आपको भी जरूरत पड़े तो आप कर सकें। ये है टोटल कंट्रोल और यही मोबाइल ऐप है। तो आपको इसे आइडिया आएगा कि हम इसे तो काफ़ी सारे काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसे आप अपनी YouTube के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मोबाइल पे कोई गेम को काम करते हैं तो आप अपना स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग उसकी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई आपने डेमो बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, पहले आपको मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके बाद में गिटहब पे अपलोड करनी पड़ती थी ना, तो अब आप बड़ी आसानी के साथ लैपटॉप पर ही वर्किंग चलाकर उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग करें और यही रिकॉर्डिंग जो है वो अपने गिटहब प्रोफाइल पे लगा दो, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ आपको बतानी थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब इसके लिए जो है हमने जब डेटाबेस किया है तो डेटाबेस के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये हमने SQLite जो है ऑलरेडी, ओहो यहाँ पे तो नेट नहीं चलेगा मेरा ख्याल, हम यहाँ पे पहले नेट भी ऑन कर लें। प्लगइन्स हैं कुछ जो हमने इंस्टॉल किए हैं, अगर नेट नहीं चलता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। pubspec.yaml फाइल में आएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे कितने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। कुपर्टिनो जो है वो ऑलरेडी हम जैसे ही ऐप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाता है और ये कुपर्टिनो यूज होता है iOS का इंटरफेस वगैरह डिजाइन करने के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस यूज किया है और स्टोरिंग थीम प्रेफरेंस। थीम प्रेफरेंस से मुराद कि यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, यहाँ मैंने ऑन कर दिया है, ये वाला थीम चेंज करने के लिए, यानी पहले वैल्यू क्या है बाद में क्या चेंज करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे वक्ती तौर पे आपने क्लाइंट साइड पे हल्का फुल्का डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट करती है क्लाइंट साइड पे ही हल्का फुल्का डेटा स्टोर कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्लाइंट साइड पे ही, यानी यूजर क्रेडेंशियल सेव करने हैं, थीम की प्रेफरेंस सेव करनी है, सेटिंग में ऑप्शंस को सेव करना है, इस तरह की चीजें जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, ये इसके लिए फिर हमने यूज किया शेयर्ड प्रेफरेंस। ये भी डेटाबेस ही है लेकिन ये स्मॉल डेटाबेस है, क्लाइंट साइड पे छोटे छोटे काम करने के लिए, ठीक है। ज्यादा पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज ये सेव नहीं करेगा। अगर वो सेव करवानी है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा SQLite। फ्लटर के लिए एक उन्होंने लाइट वर्जन आपको प्रोवाइड किया और ये प्लगइन है, बना हुआ है, हमने सिर्फ इसके क्लासेस को यूज करना है, हमने खुद कुछ नहीं करना। हमने इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के लिए उसमें सिर्फ टेबल क्रिएट करना है और जनाब डेटाबेस हमारा शुरू हो गया। फॉर लोकल डेटाबेस स्टोरेज, अब ये हमारे पास क्या करेगा, हमारी लोकेशन लोकल में फिजिकल स्टोरेज लेगा और वहां पे डेटा स्टोर करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पाथ प्रोवाइडर है कि उसके साथ उन जो फाइलें क्रिएट होनी है उन फाइलों के साथ पाथ को मैनेज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, पाथ प्रोवाइडर एक प्लगइन है जो कि क्या करेगा, फॉर हेल्प इन गेटिंग द डेटाबेस डायरेक्टरी, यानी वो जो फोल्डर पड़ा है डेटाबेस का उसके साथ इनपुट आउटपुट करवाने के लिए, लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए पाथ प्रोवाइडर हमारी हेल्प करेगा। ये भी पैकेज है, यानी प्लगइन है, यानी बिल्ट इन कोड है पहले से।
लाइब्रेरी है, जो भी आप इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो हमने इस वक्त 3 लाइब्रेरीज तो आपको बता दी। उसके बाद पाथ जो है, यूज फॉर हैंडलिंग फाइल पाथ। अब जो फाइल हम क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, जो भी डेटाबेस की फाइल होगी, उस फाइल के पाथ को हैंडल करने के लिए पाथ का प्लगइन। तो ये 4 प्लगइन है, चारों प्लगइन की मैंने आपको डिटेल बता दी है कि ये कौन से क्यों क्यों यूज हो रहे हैं। तो मैंने ज्यादा इसकी फाइल्स इसलिए नहीं बनाई, मल्टीपल फाइल्स में मैंने कोड नहीं बनाया। हम हर काम के लिए अलग अलग फाइल्स बना सकते थे, जैसे कि आपने नेविगेशन लास्ट ऐप में सीखी है। ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद जरा आ जाए, यहां पे हमने पहले मेन फंक्शन में क्या किया जनाब, मैंने साथ में कमेंट्स भी करवाए हैं ताकि आपको आसानी रहे हर काम के लिए। ये फ्लटर का यूआई फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए ये कोड भी आपको मिल जाएगा, बल्कि अपलोड हो चुका है, गिटहब पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसी नाम से SQ लाइट शेयर्ड प्रेफरेंस, इस नाम से उस पर हो चुका है अपलोड। उसके बाद यहाँ पे इन पैकेजेस के नाम और डिटेल आ गई। अब उसके बाद जरा इधर आ जाए, मेन फंक्शन में हमने नया काम किया है, कुछ एसिंक यूज किया है। अगर आपको याद हो तो हमने एसिंक के बारे में डिस्कस किया था कि ये पैरेलल प्रोग्रामिंग या आप कह लें थ्रेडिंग करवाने के लिए, थ्रेड प्रोग्रामिंग जो है चलाने के लिए, यानी एक टाइम पे मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करने के लिए चलाई जाती है। और बैकएंड पे अगर कहीं से डेटा फेच करना हो तब हम उस कोड को एसिंक के अंदर रख देते हैं, ताकि अगर वहां पे कोई मसला मसाइल हो तो हमारी ऐप जो है वो हैंग ना हो। ये इसकी असल रीजन है। ठीक हो गया। अब हमें शक है क्योंकि हमारी पूरी ऐप डेटाबेस पे है। अब डेटाबेस एक फाइल है, फाइल गलती से किसी ने, वैसे तो आपको डायरेक्ट पाथ नहीं मिलेगा, फाइल पाथ करने के लिए आपको अलग से एक प्लगइन करना पड़ेगा जो आपको फाइल का पाथ एग्जीक्यूट करवाएगा, दिखाएगा, शो करवाएगा। वैसे आप डायरेक्ट पाथ इस तरह नहीं देख सकते। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी एसिंक पूरा, यानी कि कोड जो है हमारी पूरी ऐप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंडर है। अब किस कोड पे खतरा है हमें, वहां जाके हम लगाएंगे अवेट का कीवर्ड कि यार यहाँ पे जाके खतरा है कि इस कोड से डिले होने का खतरा है, तो इसलिए इस कोड को अवेट में रखा जाए ताकि इसकी वजह से हमारी पूरी ऐप हैंग ना हो। लेकिन कोड हमारा पूरा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में चल रहा है। अब उसके बाद ये एक नई लाइन आपको नजर आ रही है, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग। जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करेंगे, लाइक फायरबेस, एसक्यूएल फ्लाइट, या आप माई एसक्यूएल के साथ काम करेंगे, या आप मोंगो के साथ काम करते हैं, तो आपको ये वाला फंक्शन पहले कॉल करना है। फ्लटर कहता है कि आप पहले बाइंडिंग्स जो है डेटाबेस की वो पहले चेक कर लो, बाद में आगे जाओ कि भाई इंटीग्रेट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है। तो इंश्योर्स ऑल बाइंडिंग्स आर इनिशियलाइज्ड बिफोर रनिंग द ऐप। इस लाइन का पर्पस पता लग गया, मजीद एक्सप्लोर करना आप कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने टाइम की कमी की वजह से यहाँ तक ही इसको महदूद रखते हैं। और याद, ठीक है, बहरहाल अभी इसी में मैं इसीलिए पहले प्रिपेयर करके ले आया था कोड। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे कितनी क्लासेस है टोटल? हाँ, ये अभी मुख्तसर इसलिए है कि हमने सिर्फ एक स्क्रीन पे काम किया है, कोई ज्यादा इसमें रश नहीं डाला। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मेन क्लास है हमारे पास, ये स्टेटफुल क्लास से सीधा काम स्टार्ट हो रहा है। देखें, स्टेटलेस की तरफ हम गए ही नहीं, सिर्फ हमने ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर लगाया बस। ठीक है, हमने सिर्फ ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर लगाया, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। ठीक है, आ जाए इधर, स्टेटफुल क्लास में है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर कोड नहीं होगा, कोड किसके अंदर होगा? इसके अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने इसीलिए डिस्कस करवाया था आपको, इसमें जस्ट हैंडल करने के लिए उसने बनाई होती है फ्लटर ने अपने लिए, कि स्टेट को मैंने, असल में जब फ्लटर फ्रेमवर्क काम करता है तो वो एक ट्री बनाता है, उस ट्री में पहले उसकी अपनी क्लासेस होती हैं, उसके अंदर आपकी क्लास को एडजस्ट करता है जो आप विजेट बनाते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए वो आपसे एक स्टेट बनवाता है और उसको कहता है जी आप इसमें जो काम करना है कर ले, ताकि मुझे पता हो जब आप री रेंडर करें तो मुझे पता हो कि मैंने किस क्लास को, किस विजेट को अपडेट करना है। इसलिए वो ट्री बनाता है पूरा। ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी है, जैसे मर्जी बनाए, हमें उसमें गर्ज नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए जनाब, इसमें हमने क्या क्या काम किए हैं वो जरा देख लें। ये हमारे पास माई ऐप है, यानी ये मेरा अपना विजेट है। इसमें सबसे पहले एक इनिट स्टेट है। अब ये इनिट स्टेट जो है ये हमारा मेथड नहीं है बनाया हुआ। लोड थीम प्रेफरेंस ये मेरा मेथड बनाया हुआ है, टॉगल थीम ये मेरा मेथड बनाया हुआ है। इससे पहले भी ओवरराइड है,
इसके इससे पहले भी ओवरराइड है। जिससे पहले ओवरराइड लिखा होता है वो आपका बनाया हुआ मेथड नहीं होता, वो किसका मेथड होता है, जहां से आप इनहेरिट कर रहे हो। तो मैं फिलहाल इनहेरिट करवा रहा हूं इस क्लास से, तो ये स्टेट क्लास का इनिट स्टेट मेथड है। इनिट कहते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब जैसे ही आपकी ऐप जो है वो लॉन्च होती है, यानी अब इसको आप बंद कर देंगे, ये बंद हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये जब पहला मेथड चलेगा, ये पहला मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर जो काम किया है वो देखते हैं, ठीक है। यानी ऐप जैसे ही लोड होती है, हर कोडिंग में अलग अलग, मतलब हर डेवलपमेंट जो लैंग्वेज है उसमें अलग अलग उसका नाम होगा। तो यहां पे इसका नाम है इनिट स्टेट। ओके जी। उसके बाद हमने बनाया जनाब, यानी जब हम ये वाला बटन प्रेस कर रहे हैं, ये वाला, तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, लोड थीम प्रेफरेंस। टॉगल थीम पे, ये टॉगल थीम पे आ रहा है जी, ये वाला हो रहा है। प्रेफरेंस हमने यहां सेव करवाई है और टॉगल हम यहां से करवा रहे हैं, ठीक हो गया। दोनों एसिंक के अंदर है ताकि किसी में भी कोई इशू हो तो। अब यहां पे आ जाए जरा, इनिट स्टेट में क्या कर रहा है जी वो, पहले तो सुपर डॉट इनिट स्टेट चला रहा है, यानी कि पहले आपके जो मेन क्लास है उसका जो भी इनिशियल मेथड है वो सारा चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपका फंक्शन है ये आपका एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, यानी कि उसके इनिशियल मेथड से पहले उसको कह रहे हैं कि आप अपना काम कर लो, बाद में मैं अपना काम कर लूंगा। तो मैंने बाद में अपना मेथड कॉल करवाया। ये क्या कर रहा है, लोड द सेव थीम प्रेफरेंस व्हेन ऐप स्टार्ट, कि जैसे मेरी ऐप स्टार्ट हो तो मेरा थीम जो है वो एज इट इज आ जाए। ये देखें जरा, अगर हम यहाँ पे सेव करवा देते हैं तो इसी थीम में मेरी ऐप दोबारा से लोड होगी, इसी थीम के साथ। अगर मैंने यहाँ वाइट कर दिया है, जब मैं इसको बंद करूंगा दोबारा चलाऊंगा तो ये वाइट के साथ ही चलेगा। तो तजर्बा करें, थीम प्रेफरेंस मेरी ये हो गई। ठीक है, यानी थीम प्रेफरेंस में ये चीज स्टोर हो रही है, लोड थीम प्रेफरेंस में जब शुरू में आप दोबारा आएगी, क्योंकि डेटाबेस है ना तो सेव भी करवा रहे हैं। अब ये जो सेव हो रहा है ये डेटाबेस एसक्यूएलाइट में सेव नहीं हो रही, ये शेयर्ड प्रेफरेंस में ऐसी छोटी मोटी चीजें शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करवाते हैं, ठीक है। अब इसको खोल के देखते हैं कि यार वाकई इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं या कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें हम लोड प्रेफरेंस में क्या करवा रहे हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्लगइन हमने पहले लगा लिया था, ऊपर हमने अटैच कर लिया लाइब्रेरी, हमने नीचे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका, जिसका नाम क्या है, प्रेफ, उसका ऑब्जेक्ट का नाम है। उसमें हमने, हाँ यहां से कोई मसला मसाइल ना है उसे हमने अवेट में ऐड करवा दिया। वैसे इस पे आएगा नहीं, लेकिन चूंकि ये जारी बात है एआई जनरेटेड कोड है तो वो हर जगह पे भी फिर एफिशिएंसी लगाने की कोशिश करता है। यहाँ पे लगाना कंपलसरी नहीं है, नहीं भी लगाएंगे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है ना। जब एसक्यूएलाइट की बात करेंगे वहां यूजर इन्वॉल्व हो जाता है, वहां उसने टेबल क्रिएट करना, खुद नाम उसने खुद मेंशन करना है, उसमें कीज खुद मेंशन करनी है। डेटाबेस पड़ा हुआ है, MySQL पड़ा हुआ है, हाँ ये मैं उसकी बातें करूँ, उसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डेटा टाइप गलत मेंशन कर दी, कोई चीज गलत मेंशन कर दी, वहां भी चांसेस, यहाँ तो चांसेस ही नहीं है ना। ऑब्जेक्ट बनाया, लोड करवा लिया उसका इंस्टेंस। देखे ना हमने क्या किया, शेयर्ड प्रेफरेंस का एक इंस्टेंस ले लिया, ये मेमोरी में क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। उसका रेफरेंस आ गया हमारे पास, किस में आ गया, इसके अंदर। हमने सेट स्टेट को कहा, अब जाहिर बात है इसको हमने सेव करना था स्टेट को कि कौन सा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। हमने क्या किया जनाब, इज डार्क मोड इज इक्वल टू प्रेफ डॉट गेट बूल इज डार्क मोड, डबल क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब डबल क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है, लास्ट टाइम बच्चे अपनी अपनी तरफ से बता रहे थे। नल सेफ्टी के लिए नहीं होता ये, वो सिंगल क्वेश्चन मार्क होता है जब वो वेरिएबल के साथ लगा हो। अगर वो कंडीशन में लगा हो तो टर्नरी ऑपरेटर होता है। जब आपने एक इफ एल्स से सिंपल एक ही एग्जीक्यूशन करवानी है, यानी कंडीशन है और कंडीशन से एक ही रिजल्ट लेना है। एक तो होती है ना इफ एल्स, एक होती है इफ, एक होती है इफ कंडीशन सिर्फ, उसमें एल्स पार्ट होता ही नहीं है, ये उसका अल्टरनेट है। इफ का अल्टरनेट है ये डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर है वो किसका अल्टरनेट था, इफ एल्स। जैसे जैसे लैंग्वेजेस एडवांस होती जाएंगी नए नए ऑपरेटर आपके सामने मार्केट में आते जाएंगे।
तो यहाँ पे उसने कहा जी अगर गेट बूल यानी कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। अब उस बुनियाद पे इज डार्क मोड, तो वो क्या करेगा जी, अगर फॉल्स रिटर्न कर देगा तो वो लाइट कर देगा या फिर उसे वो कर देगा डार्क कर देगा। यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी, क्या डार्क मोड है या नहीं। ठीक है, अब ये चीज सेव हो गई किसके अंदर, शेयर्ड प्रेप के इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये सिर्फ इधर ही सेव रहेगी। ये लोकल ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखना है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, लोकल और ग्लोबल में फर्क पता है। लोकल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर अंदर इस्तेमाल होगा, ग्लोबल। तो यहां पे शेयर्ड प्रेफरेंस का जो ऑब्जेक्ट बना है वो किस फंक्शन में बना है, इसके अंदर। ठीक हो गया। अब इसके बाद जरा वापस आ जाए और टॉगल थीम में आ जाए। टॉगल थीम में अलहदा से फिर हमने वो सेम नाम से देखे ना दूसरी दफा, हालांकि ये रूल है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट एक से कर लिया क्रिएट तो दूसरे के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसका स्कोप सेम हो। यहाँ पे स्कोप डिफरेंट है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का स्कोप पिछले फंक्शन में था, इस वाले ऑब्जेक्ट का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन में। अब ये जो प्रेप ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ यूटिलाइज होगा टॉगल थीम फंक्शन के अंदर। जहां टॉगल थीम फंक्शन कॉल होगा वहां पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और वहां वर्किंग करेगा और वहीं मरमरा जाएगा। दोबारा फिर कॉल होगा, फिर दोबारा क्रिएट होगा। ये रूल है ना, C++ अगर हमने पढ़ी है तो यही चीजें पढ़ी थी हमने, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सारी चीजें वहां से। अब यहाँ पे आ गए जी, दोबारा से ऑब्जेक्ट बना, रेफरेंस हमारे पास आया, सेट स्टेट के अंदर हमने यहाँ पे फाइनलाइज किया स्विच बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड। ठीक है, इज डार्क मोड इक्वल टू इज डार्क मोड, यानी कि स्विच कर दो उसको। ये क्या लगा हुआ है जी, नॉट है, फॉल्स कर देगा उसको। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, और प्रेफ ऑब्जेक्ट के अंदर वही चीज सेव करवा देगा, सेट बूल। ठीक है, अब यहां तक कहानी हो गई जी। ये टॉगल थीम में ये चीज हो रही है, लोड थीम में ये हो रही है। अब ये जहां जहां कॉल करवाने होंगे हम उन बटन्स के अंदर कॉल करवा देंगे, हमने कोड बना के रख लिए। अब इसके बाद क्या किया जी, ये तो हमने सिर्फ अभी तक थीम को ही हैंडल किया है, डेटाबेस तो इसमें नहीं आया। डेटाबेस अगली स्क्रीन में, जिसका नाम क्या है, नोट्स स्क्रीन। नोट्स स्क्रीन। अब यहां पे क्या किया हमने, टॉगल थीम वहां से रिसीव कर लिया नोट थीम के अंदर। ठीक है, फाइनल फंक्शन टॉगल थीम। अब ये देखें, वेरिएबल रिसीव करते थे, ऑब्जेक्ट रिसीव करते थे, अब हम पूरे का पूरा फंक्शन ही रिसीव कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाया है, फंक्शन टाइप का, यानी अब हम पूरा ये वाला फंक्शन रिसीव करने के काबिल है। टॉगल थीम, ये टॉगल थीम पूरा फंक्शन हम रिसीव करने के काबिल है। किस वाली स्क्रीन में, नोट स्क्रीन के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये हमारे पास पॉसिबल हुआ इस फीचर की वजह से जो हमने अभी तक नहीं देखी। फंक्शन इज आ डेटा टाइप। नाउ अब यहां पे कैसे यूज हो रहा है वो, एज अ डेटा टाइप। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी डेटा टाइप क्या है, तो भाई फंक्शन है। ठीक है, यहां अब दिमाग थोड़ा हिलेगा ना, तो यहां फ्लटर में, हाँ जी, नहीं इनहेरिट नहीं करवा रहे, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे। क्लास तो ऊपर बनी पड़ी है, हम उसका डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे ताकि अगर रिसीव करना पड़े तो डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया जा सके। पहले तो हमें वो ग्लोबल करना पड़ता, ग्लोबल करके बाद में एक्सेस करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट की बेस पे रिसीव करवा दिया। अब वो कैसे रिसीव करवाया, वो कहानी इसके अंदर है, वो कहानी इसके अंदर है। आ जाए जी जरा, कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना, हाँ जी ऐसे ही है। इसीलिए अगर आपकी बेस बहुत अच्छी हो, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ साथ साथ, अगर वहां से हमारी बुनियाद बहुत अच्छी हो और हमें याद भी हो, और अच्छी तभी बनती है जब हम बार बार रिवाइज करते हैं, चीजें रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस में रिपीट होती हैं। अब हम छोड़ देंगे तो हमें फंक्शन भी भूल जाएगा, हमें पैरामीटर्स भी भूल जाएंगे, वेरिएबल और डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट भी भूल जाएगा। ठीक है ना, अभी तक वेरिएबल कितने आए हैं, अभी तक वेरिएबल नहीं आए, अभी तक ऑब्जेक्ट ही चलते आ रहे हैं, अभी तक पूरे कोड में वेरिएबल नजर नहीं आया कोई। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे फिर एक ऑब्जेक्ट बना है,
लेट के साथ। लेट का मतलब है अब इसके साथ आपको नल सेफ्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसे लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करवाया है। ठीक है, अब ये डेटाबेस का एक इंस्टेंस बनाया हमने, अब इसके साथ सारा खेलेंगे हम, अंडरस्कोर डेटाबेस। अब ये डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ इस फाइल के अंदर अंदर इस्तेमाल में आएगा, ये कहीं और यूटिलाइज होने के काबिल नहीं है। अगर कहीं और डेटाबेस बनाए तो सेपरेट डेटाबेस बनाए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया जनाब, एक लिस्ट क्रिएट की। अब लिस्ट की किसकी क्रिएट की, लिस्ट ऑफ मैप्स। लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट ऑफ, कैसे पता लगा, क्योंकि उसके अंदर हमने मैप लगाया है। अब ये मैप कैसे बनेगा, दो वैल्यू से बनता है मैप, एक उसकी की होती है, एक उसकी वैल्यू होती है। अब इसमें जो की है वो तो होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और जो वैल्यू है वो रन टाइम पे जो यूजर एंटर करेगा, वो एंटर कर दे टेक्स्ट, वो एंटर कर दे इंटीजर, वो एंटर कर दे बूल वैल्यू, वो एंटर कर दे कुछ भी, तो रन टाइम पे जो एंटर करेगा वो हमने यूजर पे चॉइस छोड़ दी। लेकिन उसकी जो की है वो किस में रहेगी, स्ट्रिंग के अंदर। अब जो भी नोट बनेंगे, वो नोट बन रहा है ना बेसिकली, लेकिन जो भी नोट बन रहा है, जैसे हम यहाँ पे नोट ऐड कर रहे हैं, ये जो भी नोट है इसकी एक एक की भी है, वो की हैंडल कर रहा है डेटाबेस। उसकी बुनियाद पे इसको डिलीट भी किया जा सकता है, इसको सर्च भी किया जा सकता है। हाँ जी, की खुद से देखते हैं कैसे क्रिएट किया उसने। अब यहाँ पे ये चीज सही है कि की खुद क्रिएट हो रही है या हम क्रिएट करके दे रहे हैं। ठीक है ना, अब ये देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमने खाली लिस्ट क्रिएट कर ली है, जिसको हम कहेंगे लिस्ट ऑफ मैप्स। लिस्ट ऑफ मैप्स हमने एक खाली क्रिएट कर ली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमारे पास ब्लैंक नजर आएगा। ये डन हो गया जी। अब उसके बाद हमने दो इसमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डाले हैं। लास्ट में जब हमने फॉर्म देखा था, तो फॉर्म में उस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या था, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ये टेक्स्ट बॉक्स अब आया है, इसमें जस्ट टेक्स्ट ऐड हो रहा है, इसमें ये फॉर्म का टेक्स्ट फील्ड नहीं है। फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड अलग है, उन सबको एक ही की के साथ हैंडल किया था हमने, जिसको नाम रखा था हमने ग्लोबल की। उस पूरे फॉर्म की जितनी भी फील्ड्स थी उनको सबको हमने हैंडल किया था एक ही की के साथ। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब ये देखें हमारे पास दो मौजूद हैं, एक हमारे पास है सर्च नोट के लिए और एक हमारे पास है नोट। यहां देखें दो हमने क्रिएट कर लिए। अब ये है नल सेफ्टी, ये है नल सेफ्टी। नल सेफ्टी का मतलब कि हमने वेरिएबल क्रिएट करवाया है, जैसे इसको हटाएंगे यहां पे आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा। वो कहता है या तो क्या करो, इसे इनिशियलाइज करवाओ या इसे नल सेफ्टी दो, ताकि मैं इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर लूं। नल सेफ्टी का मतलब ये है, आप अगर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो फ्लटर फ्रेमवर्क के जिम्मे लगाएं, जो उसने डिफॉल्ट वैल्यूज रखी हैं वो इसके अंदर स्टोर करवाएं। लेकिन उसे बताएंगे तो फिर है ना, तो बताने के लिए ये ऑपरेटर है। अब हम आप कहेंगे सर इसमें भी तो हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना इतना आसान काम नहीं होता। ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए कि यार ये तो मैं खाली छोड़ूंगा, इसको मैं कैसे भरूं, डेटाबेस तो अभी मैंने बनाया ही नहीं, और डेटाबेस एक टेबल से थोड़ी बनेगा, उसमें तो बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, तो मैं इसको कैसे करूं हैंडल। भाई इसमें हैंडल करना आसान था, इसमें तो सिंगल वैल्यू आनी है। ये पहला वेरिएबल आया है आपके सामने, ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारी वैल्यूज आनी है, तो उसे हमने कंसीडर करवाया लेट के साथ। तो अब यहां पे डिफरेंस भी आपको याद रहना चाहिए कि लेट और ये क्वेश्चन मार्क दोनों ही नल सेफ्टी के लिए, लेकिन कहां कौन सा लगेगा ये हमारे अब दिमाग पे डिपेंड करेगा ना, कि हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं और क्यों उसने लगाया है, ये हमें पता होगा। उसने सिर्फ बता दिया है बस कि जी लेट भी है क्वेश्चन मार्क भी है, जहां दिल करते लगा लो। अब यहां पे हमने क्या किया जी, एडिटिंग आईडी, स्टोर आईडी ऑफ नोट बीइंग एडिटेड। जैसे ही एडिट करेंगे तो वो स्टोर कर लेगा आईडी। अब यहां फिर एक इनिट स्टेट आ गई है। ये इनिट स्टेट कौन सी है, ये इसकी है, वापस दोबारा से इनिट स्टेट, पहले सुपर चलेगी, बाद में हमारा डेटाबेस देखे ना, जैसे ही हम इसमें स्टोर करते हैं वैल्यूज और दोबारा से फिर लोड करते हैं तो हमारी वैल्यूज नजर आती हैं, तो हमारा डेटाबेस लोड हो जाता है जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया होता है। तो इस वक्त हम इनिट स्टेट दो अलग अलग यूज कर रहे हैं, काम वो एक ही दफा चलेंगे, दोनों फंक्शन एक ही वक्त चलेंगे, वो ऊपर वाले तरीके से, वो नीचे वाले तरीके से।
ऊपर वाला थीम को हैंडल करेगा, नीचे वाला डेटाबेस को हैंडल करेगा। अगर आप ग्लोबल बना के रखना चाहते हो तो ग्लोबल भी बना के रख सकते, ठीक है, उसको फिर आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। अभी हम ओवरराइड कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको अपनी मर्जी से काम करना पड़ता है। अच्छा जी, बहरहाल यहां पे काम हो गया, यहां तक समझ आ गई कहानी। इनिट स्टेट भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहां पे देखें कि जब हमने डेटाबेस लोड करवाया, फर्स्ट टाइम लोड करवा रहे हैं, तो ये हमारा वो फंक्शन है इनिशियलाइज एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। यहां पे हम डेटाबेस को कर रहे हैं इनिशियलाइज। अब डेटाबेस की बारी आई है। ये हमारा ओरिजिनल टॉपिक है। इसमें क्या हो रहा है, हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है, फ्यूचर। नाम इसका कोई भी नहीं। आप फंक्शन का नाम क्या है, ये है नाम इसका, ठीक है। पैरामीटर 0 है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर चलेगा, चूंकि इसने डेटा रिटर्न करना है, डेटाबेस बनना है। डेटाबेस बन के उसमें और क्या हो रहा है जी, टेबल क्रिएट हो रहा है। टेबल क्रिएट हो गया, इसने वापस बताना है कि जी मैंने ये काम कर दिया है। अब ये जब वापस बताएगा तो किस लैंग्वेज में बताएगा, ये बताएगा जेसन फॉर्मेट में। तो जब जेसन फॉर्मेट में बताएगा तो वो हमारे पास एक ही तरीका है वापस ले जाने का, फ्यूचर। अब ये हम किसी ना किसी मैप में सेव करवाएंगे या किसी और फॉर्मेट में, की और वैल्यू की फॉर्म में हमारे पास ये सारी चीजें सेव होंगी। अब यहां पे क्या हो रहा है जी, ये देखें, ये इसका कोड है। अब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके थे ऊपर, याद है आपको, हमने पहले ऊपर एक प्राइवेट डेटाबेस क्रिएट कर लिया था इसी नाम से, मेरा ख्याल भूल गए हैं, ये पड़ा हुआ है लेट डेटाबेस, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अवेट का कीवर्ड लगा रहे हैं। अब कि भाई क्रिएट करते वक्त हो सकता है फाइल ना हो, फाइल में आपके लोकल स्टोरेज में स्पेस ना हो, कोई भी मसला मसाइल हो सकता है जिसकी वजह से डेटाबेस क्रिएट ना हो, उसे आपकी ऐप जो है वो हैंग नहीं होगी। तो फिर क्या करना है, ओपन डेटाबेस, ये मेथड कॉल किया, ओके, उसमें ज्वाइन का मेथड लगा दिया हमने, ठीक है। ज्वाइन का मेथड लगाया, अवेट कीवर्ड उसमें भी डाला, गेट डेटाबेस पाथ nodes.db, इस नाम से डेटाबेस क्रिएट करो और उसका पाथ हमें दे दो, ठीक है। बात समझ आ गई। अब फ्लटर का जो पाथ प्रोवाइडर हम लेके आए थे वो और जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो आपस में लिंक हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगे इस फाइल के साथ। ये वाली फाइल और ये आपस में क्या हो जाएंगे, यानी हमने क्या कर दिया, डेटाबेस सेट पाथ सेट कर दिया, ओके। अब इसमें क्या कर रहे हैं जी, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जी। अब पहले तो फाइल क्रिएट की, उसका ज्वाइन किया, लिंक सेट किया, मसला हल हो गया, फाइल क्रिएट हो गई है डीबी के नाम से, nodes.db के नाम से फ्लटर के ताल्लुक के साथ एक फाइल क्रिएट हो गई है ज्वाइन मेथड के जरिए। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, और ऑन क्रिएट डीबी और वर्जन रिटर्न ये करेगा, ये मेथड क्या करेगा यहां से। अब ये क्या चीज है, ये देखें, ये समझ आ रही क्या चीज है, ये कॉल बैक मेथड है। इसमें ये फंक्शन यूज हो रहा है ना, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, हम इसको पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कई दफा, ठीक है। लेकिन ये कब कॉल होगा, जब ऑन क्रिएट की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। ऑन क्रिएट यानी आपकी डिमांड पे क्रिएट किया जा रहा है। अब वो कह रहा है कि आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, इसे दो पैरामीटर चाहिए, एक तो डीबी चाहिए और वर्जन चाहिए, ठीक है। वर्जन हमने इसे 1 दे दिया है और डीबी में हमारे पास ये डेटाबेस है nodes.db। अब इसके अंदर वो क्या क्रिएट करेगा, क्रिएट टेबल नोट्स, आईडी इंटीजर, प्राइमरी की कौन सी है, ऑटो इंक्रीमेंट, और कंटेंट। दो ही पैरामीटर हमने क्रिएट, टेबल के अंदर दो ही पैरामीटर है, ठीक है। एक तो ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी हम क्रिएट नहीं करेंगे आईडी, खुद से डेटाबेस क्रिएट करेगा जैसे MySQL में होता था। और ये सिर्फ कंटेंट फॉर्मेट में उसमें चली जाएगी वैल्यू, टेक्स्ट फॉर्मेट। ये क्या उसका नाम है, कंटेंट, और ये इसकी टाइप है, डेटाबेस में टेक्स्ट टाइप यूज होती है, ठीक हो गया। ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो इसकी टाइप है, डेटाबेस में डेटा टाइप होती है ना, ये वो टाइप है। इस तरह से मेमोज भी है, और कौन कौन सी टाइप है, वारचार भी है, MySQL ही है, जो MySQL के अंदर डेटा टाइप है वो यहाँ यूज होंगी। अभी हमने सिर्फ 2 कॉलम यूज किए बस, टेबल में कितने कॉलम यूज किए हैं, सिर्फ 2, ठीक हो गया। टेबल का नाम क्या है, नोट्स, ठीक है। जो डेटाबेस का नाम है वही टेबल का नाम है। तो यहां हमारा टेबल क्रिएट हो गया है,
इस फंक्शन के साथ। अब हमने क्या करना है, फेच नोट्स फ्रॉम डेटाबेस विद ऑप्शनल सर्च क्यूरी। पहले तो हम करेंगे ऐड, बाद में सर्च करेंगे। तो हम पहले ऐड वाला मेथड देखते हैं। ऐड और अपडेट, ये डिलीट के लिए, ये लोड के लिए, ये सर्च के लिए। यहां पे पूरा डेटाबेस हैंडल हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब ऐड वाला कोड देख लें। नोट ये वाले टेक्स्ट जो है इसमें अगर कोई आ रही है, खाली है, इज नॉट एम्प्टी। अगर ये खाली नहीं है, क्या हो रहा है जी यहाँ पे, अगर ये वाला टेक्स्ट फील्ड खाली और अगर एडिटिंग आईडी इज इक्वल टू नल और एडिट भी नहीं कर रहे आप, ठीक है, अवेट डेटाबेस डॉट इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे। फिर आप कौन सी क्यूरी चलाएंगे, इंसर्ट की। अगर आईडी उसका मौजूद है ऑलरेडी, पहले उसका एक आईडी बना हुआ है, तो फिर आप अपडेट की क्यूरी चलाएंगे। भाई इस क्लास में तो यूज होना है उसने, इस क्लास के अलावा, इस फाइल के अलावा कहीं और यूज नहीं होगा। ये अभी फाइल चल रही है हमारे पास मेन डॉट डार्ट, ये इस फाइल में यूटिलाइज होगा, फंक्शन के अंदर नहीं बना था। मेन नहीं, ओ ये ऊपर बना हुआ बच्चे, इस क्लास के अंदर डन हो गया, ये पूरी क्लास में यूटिलाइज होगा। अब ये हर क्लास के, इस क्लास के हर फंक्शन में यूटिलाइज होने के काबिल है। गुड क्वेश्चन। और इसके अलावा कोई परेशानी है तो वो भी पूछ ले। इंसर्ट क्यूरी उसी तरह से इंसर्ट हो रही है, ये उसकी की आ गई और ये डायनामिक वैल्यू आ गई, ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा जाके। लिस्ट ऑफ मैप्स हमने क्रिएट की थी ना, ये देखिए ये मैप की फॉर्म में वैल्यू जा रही है ना, ये की है, ये आगे वैल्यू है, ये उसका आईडी आ गया साथ, ऐसी था। हमने कैसे लिस्ट ऑफ मैप्स क्रिएट, हाँ ये ठीक है, ये स्ट्रिंग में उसके नोड आ गया और ये आगे उसकी वैल्यू आ गई जी। और कुछ सेम इसी तरह से आगे भी आ गया। वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया, खाली है। किस बेस पे, यानी वेयर, अब उसने जब अपडेट करना है तो वो किस बेस पे अपडेट करना है, अगर आईडी उसका मौजूद है तो, ठीक है। और जैसे ही वो आईडी अपडेट कर देगा, बाद में उसको दोबारा से रीसेट एडिटिंग आईडी आफ्टर अपडेट, दोबारा से उसको नल कर देगा। ये हो गया आपका जनाब किसका काम, ऐड का। सेम इसी तरह से डिलीट नोट पे चले जाते हैं। डिलीट में उसने वेयर आईडी इज इक्वल टू, जैसे ही आईडी हम एंटर करेंगे तो डिलीट, वो आईडी कहां से फैच कर रहा है वो, हाँ जी, ये इंट आईडी उसे रिसीव हो रही है। डिलीट नोट बाय आईडी, और बाद में दोबारा से फिर रिफ्रेश कर रहे हैं लिस्ट को, ताकि दोबारा से फिर वापस लोड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। अगर हम यहाँ पे कोई ऐड करते हैं, यस, जैसे ही डिलीट करते हैं, अभी फिलहाल एक और फिर एक और ऐड करते हैं, दो, ये डिलीट करते हैं, ये लोड हो गई दोबारा से, फैच दोबारा से। अब इसके बाद ऐड आ गई, डिलीट हो गई, एडिट आईडी बेस, ठीक है जी। अब इसमें मेजॉरिटी कोड जो है ना, ये देखें, अब ये कोड, ये मैं आपको ऐप दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ एक आपको और भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सर्च की रहेगी, फैच नोट्स कैसे हो रहे हैं जी, फैच नोट्स यानी ये सर्च वाली क्यूरी, ये वाली क्यूरी ब्लैंक उसने डिफॉल्ट रखी हुई है, कुछ भी सर्च नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं इसमें ऐड करूंगा डेटा, तो ये क्यूरी में सेव हो जाएगा जाके, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ मैप्स के अंदर से क्यूरी इज एम्प्टी, अवेट डेटाबेस क्यूरी नोट्स, और उसके बाद फेच ऑल नोट्स डेटाबेस डॉट क्यू, यहाँ पे हो रहा है जी, अकॉर्डिंग टू क्यूरी यहाँ पे सर्च हो रही है, यानी जो हम डेटा वहां पे एंटर करेंगे उसके मुताबिक वो यहाँ पे, लाइक हम ZEX, ठीक है। अब इसमें हम कोई ऐड करते हैं जनाब ZXC। अब जैसे ही सर्च का बटन दबाएंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक ही है तो वो सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर खाली है, इज एम्प्टी है,
तो जस्ट क्या करना है, जस्ट वैसे ही फैच करवा देने उसने सारे के सारे फैच करवा दिए। ठीक हो गया। हम यहाँ पे उसे मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, यहाँ फंक्शन बना के मैसेज भी उसे डिस्प्ले करवाया जा सकता है कि प्लीज एंटर अ टेक्स्ट इन सर्च क्यूरी। ठीक है, अदरवाइज जैसे वो कर रहा है। अब ये मैंने उसका उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, सादा सादा ही रखा अभी। अभी ये सिंपल है, ठीक है, अभी एक सिंपल कोड है डेटाबेस का। ओके जी, यहां तक कहानी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे लास्ट जो चीज रह गई है, हमने अब जो है उसकी डिजाइनिंग की है स्कैफोल्ड के अंदर। स्कैफोल्ड में काम आसान हो गया, ऐप बार लगी, कंटेनर लगा, एक कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन लगाया हमने। बॉक्स डेकोरेशन में लीनियर ग्रेडियंट लगाना था तो हमने बॉक्स डेकोरेशन लगाया। कॉलम के अंदर क्या चीज लगाई, 3 विजेट लगाए। 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले एक ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये। अब ये पैडिंग में क्या चीज लगाई है, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और दूसरे टेक्स्ट इसमें क्या लगाया है, इसमें रो लगाई है। रो में क्या क्या चीजें हैं, ये डिलीट का बटन और ये रो लग गई है, ठीक है। अच्छा जी, इतना तो मेरा ख्याल आपको आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा ना। जब वो आ जाएगा ऊपर वाला तो ये तो आ ही जाएगा। उसके बाद लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ये हमने यहां लगाया, ये हमारा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारी लिस्ट व्यू पूरी क्रिएट हो रही है। अब इसमें वैल्यू कहां से आ रही है, नोट्स वाली लिस्ट से वैल्यूज आ रही है, जितनी उसकी लेंथ है उतनी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। और ये वही तरीका जो लास्ट में मौजूद है।